जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक मास्टर जनरल और सारे टैलेंटेड बच्चों को एक जगह इकट्ठा करा दिया था। अब आगे सभी की जानकारी आज मैं तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किस तरह के रूल को फॉलो करना है इस टेंशन सेक्टर में रहने के लिए। वहाँ पर आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से जो भी लड़कियाँ होती वो तो यहाँ पर जनरल को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी कि अरे वाह ये कितना ज्यादा सुंदर बंदा है, इससे सुंदर बंदा हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मानना पड़ेगा ये जनरल तो कमाल का इंसान है। मैं तो इसके साथ दोस्ती करते हुए हमेशा इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, काश ये मेरे साथ हो जाए। लेकिन जनरल किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देता, बस वहाँ पर अपना पड़ा होता है। यूशन नाम की जो एक लड़की थी वो तो पूरी तरह से जनरल की दीवानी हो गई होती है। वो जहाँ पर भी देखा था वो उसी की तरफ देख रही थी कि कम से कम जनरल उसकी तरफ एक झलक तो दे, क्योंकि उससे वो बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। मास्टर भी वहाँ पर खासते हुए सारे लोगों से कहता है कि अरे किस तरफ देख रहे हो मास्टर, यहाँ पर खड़ा हो, तुम किसी अनजान बंदे को देखे जा रहे हो, इधर ध्यान दो। इसके बाद मास्टर लूज होता है, वो वहाँ पर अपने सेट के अंदर से अलग अलग किताबें लेकर आता है और सारे के सारे वहाँ पर नए आए हुए जो लोग थे उन सभी को देता है। उस किताब के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ के रूल वगैरह लिखे होते हैं, किस रूल को फॉलो करते हुए उन्हें किंशन सेट के अंदर रहना है। मास्टर में यहाँ पर बता रहा था कि हमारे सेट के अंदर जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना वो बाकी सेट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर यहाँ के सारे कल्टीवेशन सिस्टम को तो तुम भी उतने ही पावरफुल हो जाओगे जितना कि दूसरे सेट के लोग तुम्हारे लेवल के हैं। इससे हर सेट वालों ने इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने अपने तरीके का कल्टीवेशन सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, तो तुम किसी भी कल्टीवेशन सिस्टम को गलत या फिर सही नहीं कह सकते। हमारे सेट का जो कल्टीवेशन सिस्टम है वो सबसे स्टार्ट में 3 लेवल से शुरू होता है, एक अर्ली, मिड और लेट। इन अर्ली, मिड और लेट स्टेज को बिना 3 अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है। शुरुआत का जो अर्ली स्टेज है उसे तुम लोगों को कम से कम 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर 1 साल के अंदर अर्ली स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया ना तो उसके 1 साल बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद तुम मिड स्टेज में जाओगे। मिड स्टेज में जाने के बाद जो भी डिसाइपल होता है वो इस सेट का एक इनर डिसाइपल कहा जाता है। उसके अगले साल के बाद तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें मिड स्टेज को भी क्रॉस करना है। 2 साल के बाद जब तुम मिड स्टेज को क्रॉस करोगे तब तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। अगले टेस्ट के बाद तुमने वो टेस्ट पूरा किया तो उसके बाद तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइपल बन जाओगे। अर्ली स्टेज को ना तुम अगर फिनिश कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाएगी और तुम्हें इस सेट से एक अच्छी स्वॉर्ड मिलेगी। मिड स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो स्वॉर्ड तुम्हारे फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ तक कि अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड में मास्टरी हासिल कर ली ना तो एक आउटर डिसाइपल बनने के बाद तुम उस स्वॉर्ड पे खड़े होकर जहाँ मन में चाहो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी स्वॉर्ड बिल्कुल एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बन जाएगी जिसे तुम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो और खड़े खड़े ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए किसी की भी जान ले सकते हो या फिर कितना भी लंबा सफर तय कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी लोगों को इतनी मेहनत से यहाँ पर सेलेक्ट किया वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इस किंशन सेट का नाम यहाँ पर रोशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मास्टर वहाँ पर एक आउटर डिसाइपल को लेकर आते हैं जो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए और अपनी टेक्निक वगैरह दिखाता है। जहाँ उसकी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी एक ही अटैक में तो वहाँ का पूरा तालाब भी हिल गया होता है। मास्टर बता रहे थे कि यहाँ पर तुम लोग जब आउटर डिसाइपल बन जाओगे ना तो तुम्हारे पास भी इतनी ही पावर आ जाएगी। तुमने ज्यादा मेहनत की तो इससे भी ज्यादा पावर तुम्हारे पास रहेगी। मास्टर वहाँ पर शनलाओ से कहते हैं शनलाओ तुम्हें समझ आ रहा है ना, लेकिन सारे लोग जो भटते तो हमें पता चलता है कि शनलाओ तो अपने बैग के अंदर से जनरल के लिए शराबें निकाल रहा था। उसने तो कोई मास्टर की बात सुनी ही नहीं। सारे लोग जब शनलाओ की तरफ देख रहे होते तो वो मास्टर से कहते कि मास्टर आप कुछ बोल रहे थे क्या ना, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। मास्टर वहाँ पे कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस ये कह रहा था कि तुमने यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना उन सब में से सबसे ज्यादा खास हो। तुम बिल्कुल एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुए हो जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइपल बन जाओगे बाकी लोगों से भी पहले। तो मेरी सबसे ज्यादा उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई कि तुम ही यहाँ पर हमारे किंशन सेट का नाम रोशन करने वाले हो। ये सुनकर सारे के सारे हैरान हो जाते कि क्या सच में ये छोटा बच्चा पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है क्या? हमें तो ये कोई मामूली बच्चा लगता है और चलो मान लिया कि ये भी अगर अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुआ है तब भी ये जनरल नाम के जैसे लूजर बंदे का नौकर क्यों बना फिर रहा है? जनरल तो यहाँ पर बिल्कुल नल्ला लग रहा है, इसके पास तो कोई पावर नहीं होगी, लेकिन तब भी देखो ये अलग टैलेंट के साथ पैदा हुआ बच्चा उसको नौकर बना हुआ है और उसके सारे काम करता है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन उन बेवकूफ लोगों को क्या पता था कि जनरल कोई मामूली बंदा नहीं जबकि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। जिसके बाद वहाँ पर मिस्टर जू नाम का एक बंदा आता है जो शनलाओ से कहता है कि शनलाओ तुम्हें पता है यहाँ पर नए आए डिसाइपल जो होते हैं ना उन सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है। मैं यहाँ का पुराना डिसाइपल हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर ना एक अच्छा कमरा मिला है, तो मैं क्या चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ कमरा शेयर करना चाहोगे? हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मेरे कमरे के बाहर ना बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल हर्ब्स वगैरह है जिनका स्पेशल ऑरा एनी टाइम मेरे कमरे के अंदर आता रहता है।
मिस्टर जू जो था उसका यहाँ पर ये प्लान होता है कि अगर शनलाओ उसके साथ रहेगा तो वो भी जान पाएगा कि असल में शनलाओ के अंदर किस तरह का टैलेंट है। हो सकता है कि वो टैलेंट उसकी भी मदद कर दे आगे पावरफुल बनने के लिए। इसलिए वो शनलाओ को बहला रहा था ताकि शनलाओ उसके साथ शामिल हो जाए। लेकिन ज़ेनन तो यहाँ पर मिस्टर जू की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जा रहा होता है। ये देखकर शनलाओ भी समझ जाता है कि नहीं, मास्टर को यहाँ पर जू का जो कमरा है वो पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो जा रहे हैं। इसलिए वो वहाँ पर मिस्टर जू से भी कह देता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जहाँ पर मेरे मास्टर रहेंगे मैं वहीं पर जाऊंगा। इसके बाद वो सारा बोझा वापस अपने कंधे पर टांगता है और ज़ेनन के पीछे जाने लगता है। सालो ये चीज देखकर बिल्कुल ही हैरान था कि यार बड़ी कमाल की बात है, इतना टैलेंटेड बच्चा, वो भी बिल्कुल देखो किस तरह से इस ज़ेनन के पीछे पड़ा रहता है। आखिर ये ज़ेनन है क्या? ये कोई मामूली कल्टीवेटर है या फिर कोई अनोखी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता चला। इसके बाद दोपहर को ज़ेनन जो होता है अपने कमरे में आता है और वही किताबें पढ़ रहा था जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं किंशन सेक्ट के। उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो किंशन सेक्ट में शनलाओ के साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे नए आईवर डिसाइपल के साथ वो रहे, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल जवान और कम उम्र का ही लगता है, लेकिन असल में तो वो काफी ज्यादा उम्र का भी है और उसके पास पहले से ही एकदम ज्यादा टॉप लेवल का नॉलेज है। तो वो इतने छोटे मोटे कल्टीवेटर के साथ रहकर क्या ही करेगा। दूसरी तरफ हम उसी डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने जिस डीमन के ऊपर शक था कि उसने वही लकड़ी का टुकड़ा चुराया है या फिर उसे गायब किया है, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया होता है। असल में उन लोगों ने उसे मारा नहीं था, बल्कि जिस लावे के अंदर उन लोगों ने उसे फेंका था उसके नीचे ही एक जेल होती है जहाँ पर ही कैद करके उस डीमन को रखा गया था। वो डीमन वहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके आसपास किसी बहुत ही भयानक तरीके का बीस्ट घूम रहा था जो कभी भी यहाँ पर आकर उस डीमन की जान ले सकता है। इसी वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा वहाँ पर डरा हुआ था कि कहीं यहाँ पर ये बीस्ट आकर मेरी जान न ले ले। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।